कि जब वाटर में प्राइमरी एमीन का, जब वाटर में एमीन की सॉल्युबिलिटी की बात आती है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि ये 3 ऑर्डर तो याद ही रखो, ये 3 ऑर्डर तो याद ही रखो। क्यों? क्योंकि 2 में से कौन डोमिनेट करेगा देख के नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरी कोशिश करिए कि इनको अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। वो जरूर याद रखो जो एनसीईआरटी में दिए, बाकी नहीं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिनमें रटने का काम हो, गौर समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। जरा समझो, यदि कोई रटने वाले क्वेश्चन आते हो तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। जिनमें कॉन्सेप्ट है मगर कॉन्सेप्ट में क्या है, डोमिनेटिंग नेचर ना है, तो फिर वो एनसीईआरटी का डाटा यूज करने की कोशिश करते। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से जरूर करें। उसका रीजन है उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फंसता है, तो वो एनसीईआरटी पर ही फोकस रखते हैं। मगर जहां कॉन्सेप्चुअल है वहां वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये है तो कॉन्सेप्चुअल, मगर इसका रिजल्ट डाटाबेस हो गया है, क्योंकि 2 वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट में भाग रहे हैं और दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है। कभी किसी का डोमिनेशन है, कभी किसी का डोमिनेशन है। इसलिए ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से ही आता है ऐसा क्वेश्चन, या आते हैं, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाएं, कर लोगे? सिर्फ एनसीईआरटी लिख देता हूं, नहीं तो ये हुआ लो, ये देखो सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। अब बात को करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने ये पढ़ा दिया। अब एरोमेटिक एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जरा देखो यार, एरोमेटिक एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एलिफैटिक एमीन से कम होती है। ऐसा क्यों आप जानते हो? यदि मैं रीजन पूछूं ऐसा क्यों, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। आप सभी बच्चों को पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन यदि चेंज होगा तो ये चेंज होगा। जब क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट हो, तब ये रूल होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि यार इसमें क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एरोमेटिक एमीन है एनिलीन, और ये हमारे पास मिथाइल एमीन है। ये देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको ऐसे करके इलेक्ट्रॉन देगा, और जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये? मगर इस जगह पे एक नोट डाल के बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा, बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं। यदि मैं एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, देखना अभी आप में से बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ कर देंगे, और मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ये हमारा एनिलीन है, और ये हमारा क्या है, एमाइड है। इनमें बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी? तो रेजोनेंस क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब बताओ एमाइड ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है? यदि मैं ये बात पूछ दूं कि एमाइड ज्यादा बेसिक है या एनिलीन ज्यादा बेसिक है, तो सारे बच्चे कहेंगे एनिलीन ज्यादा बेसिक है, सारे बच्चे कहेंगे एमाइड ज्यादा बेसिक है। मगर रियलिटी ऐसे है। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है। ये जो माइनस चार्ज जा रहा है, ये देखो बेटा,
ये जो माइनस चार्ज आ रहा है ये जब ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेता है, जाने नहीं देता है। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करता है? होल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड कर लेता है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन में जाएगा। और मेरे दोस्तों मैं बता दूं, कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो घुमाता रहता है। ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास गया पकड़ के बैठ जाएगा। रेजोनेंस हो रहा है मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, एनिलीन का एमाइड से यदि बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो रेजोनेंस के बेसिस पे लगता है कि एमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस कितना है? 1, और इसमें रेजोनेंस कितना है? 4, 1 2 3 और 1 है। मगर इस जगह गच्चा खा जाओगे, गलती कर दोगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, क्योंकि वो जो रेजोनेंस होके माइनस चार्ज जा रहा है वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है। ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रह जाती है नाइट्रोजन की, जबकि एक ही बार रेजोनेंस हुआ है। और यहाँ ये 4 बार घूमेगा, मगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह होल्ड नहीं हो पाएगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। समझ गए? कर लोगे? अब जरा एक और पॉइंट समझ लो, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? तो गौर समझिए, बेसिक स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब एस कैरेक्टर चेंज हो रहा हो। यहां पर देखो एस कैरेक्टर वेरिएबल है, ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं जब एस कैरेक्टर क्या हो? वेरिएबल हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल। अब आप चेक करो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मेरे दोस्त वेरिएबल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल हो तो एस कैरेक्टर से जाओ। अभी तक मैंने जो पीछे पढ़ाया है उसमें हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल नहीं है, चेक कर लो। इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, ये देखो है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तो sp3 है ये। तो हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल होगा तो ये। अब इसके हिसाब से अब बताओ, यदि मैं इसको A बोलूं मेरे दोस्त, इसको B बोलूं मेरे दोस्त, इसको C बोलूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? एस कैरेक्टर निकालना तो आता है ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है पता है? नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। अब जरा बताओ, इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2, एक s का एक p का, है कि नहीं? अब एक s कितना है? एक टोटल है 2, तो s कैरेक्टर कितना आया? 50%। s कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 4, 3 p के 1 s का, 100 का मल्टीप्लाई किया 25%। s कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 3, 100 का मल्टीप्लाई किया 33%। तो बताओ भाई, एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एस कैरेक्टर सबसे कम किसका? बी का। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो तुम क्या बताओगे? देखना मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा सीधा मत बता देना।
ये देखो, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। देखिए बताइए, आपके हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बताओ कौन सा रूल लगाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लगाएं? ये कहां आ गया? एक मिनट यार, लगता है हाथ लग गया तो चेंज हो गया है ना, तो सॉरी पीछे चला गया। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला लगाएंगे तो फिर आंसर अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला तभी लगाते हैं जब क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट हो। देखो मैंने कहीं लिखा होगा, कहां पढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रूल, ये लिखा। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कांस्टेंट। तब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रूल लगाते हैं, और यदि हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे? एस करेक्टर वाला रूल। अब एस करेक्टर वाले रूल से निकालोगे तो आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्यारे बच्चों क्या है? एसपी है, ये क्या है? एसपी, और ये क्या है? एसपी। एस करेक्टर जितना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? अब पॉइंट को और आगे खींच लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें बता दी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, वो देखो। यदि हम लोग क्या करें, ये देखो, यदि यहां पर जो ग्रुप लगा है वो कैसा है? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। या इसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यदि जो ग्रुप लगा है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ले जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएगा तो यहां जाएंगे और फिर यहां जाएंगे, और यहां जाएंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मगर यही बात आप ऐसे कर देते हो तो यदि आपने जो ग्रुप लगाया है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या कहो डीएक्टिवेटिंग। यदि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस आएगा। अब प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम हो गई तो वो क्या कर रहा होगा? वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बेटे कि यदि कहीं पर ये क्वेश्चन मारा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? बता सकते हो आप लोग? देखो ये क्या है? एनिलीन है। ये क्या है? एनिलीन के साथ NO2 है। और ये मेरे प्यारे बेटे क्या है? अब मैंने कहा जरा बेसिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो कैसे निकालोगे? तो जरा बताना। ये क्या है? ये जो ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप है? ये कहां गया? एक मिनट प्यारे बच्चे, ये देखो, ये किस तरह का ग्रुप है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये किस तरह का ग्रुप है? ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग है। किसी ने कहा सर कैसे? यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है, यदि बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है।
बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। इसका मतलब क्या है? ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। ना ये बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। ये एनिलीन के रिस्पेक्ट में ही तो बढ़ाना और कम करना है, तो ना तो ये बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सी बढ़ा रहा है और बी कम कर रहा है और ए कुछ नहीं कर रहा है, तो ए ये हुआ। सी बढ़ा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को, सबसे ज्यादा सी की हो गई, और ए कम तो नहीं कर रहा है, कम से कम बी कम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? इस तरह से निकाल लो। अब हमने बेसिक स्ट्रेंथ भी डिस्कस कर दी, तो इसका तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला काम खत्म कर लिया है।